नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल आपके सामने एक बार फिर से खबरें लेकर हाजिर है। देखिए, चुनाव में बीजेपी पर जमकर वोटों की बरसात हुई है। यूपी की जनता ने बीजेपी के वादों पर भरोसा किया है और अब इंतजार है वोटर्स को उस रिटर्न गिफ्ट का जिसका उनसे चुनाव में वादा किया गया था। तो आने वाले दिनों में यूपी के वोटर्स को क्या क्या रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है, इसी पर हम करेंगे आज चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे। कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपसे परिचय मैं पहले करा देती हूँ। सुहेलदेव समाज पार्टी के सचिव अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में के शर्मा जी आप ही से करना चाहूंगी। सवाल आपसे इसलिए क्योंकि जनता ने तो देखिए आपको फिर से जिस तरीके से एक शानदार जीत दिलाई, उम्मीद इसी को लेकर जनता की कि अब आपने जो वादे किए चुनाव से पहले उन्हें पूरा करेंगे, जैसा आपने पिछली बार भी वादा किया था। तो रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कैसी है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में? देखिए सिंह जी, जो 2017 में जो हमें चुनाव में इको हो रहा है, जरा कम इसको ठीक करा दीजिएगा जी। जो जनता से जो हम वादा करके आए थे, हमने उस विकास कार्यों को लेकर हम आगे बढ़े और 5 वर्षों में जो विकास के हमने काम किए, उसी के परिणाम स्वरूप हमको उत्तर प्रदेश की जनता का एक बार पुनः आशीर्वाद मिला है और 40 साल बाद हम वहाँ इतिहास दोहराते हुए दूसरी बार कोई पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी सत्ता में रिटर्न हो, ये आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दिया। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो गरीब कल्याण योजनाएं उत्तर प्रदेश में जो हमारी मोदी और योगी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार वहां चला रही थी, वो गरीब कल्याण योजनाएं निरंतर जारी रहेंगी। कानून व्यवस्था और दिन जो है पहले से बेहतर है, उसको और हम कड़ाई से पालन कराएंगे। नल से जल एक बड़ी योजना लेकर हम आए हैं जो केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार उस पर काफ़ी काम की है, जिसमें बुंदेलखंड में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। उस योजना को भी हमको वहाँ आगे बढ़ाना है। घर घर जो है नल के माध्यम से हम जल पहुँचाएंगे। केवल उत्तर बुंदेलखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो पूर्वांचल क्षेत्र में भी जो है ये योजना काफ़ी तेज़ी से हम इसको अब लागू कर रहे हैं। बेहतर बिजली वितरण, जो मैं पहले भी कहता रहा कि जो कभी जो 4 घंटे 5 घंटे बिजली मिलती थी, हमने 2017 के बाद 18 से 24 घंटे वहाँ बिजली देने का काम किया है। उसको हम निरंतरता में जारी रखेंगे जी। इस तरह से। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो वहाँ पर माफिया, अवैध कब्जा करने वाले और जो इस तरह के जो तत्व वहाँ हैं, उस पर जितनी कड़ाई से हमने पिछली बार कार्रवाई किया है, आगे भी यदि ऐसी कोई भी घटना हमारे सामने आएगी तो हम उतनी ही कड़ाई से उनका जो है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। किसी को वहाँ हम इस तरह की गुंडागिर्दी करने या अवैध कब्जा करने या किसी तरह का वहाँ दहशत फैलाने का कोई अवसर नहीं देंगे। पिछले बार भी एक भी दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए हैं। इस बार भी हम पूरा ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह के ऐसे तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को हम पनपने नहीं देंगे। तो इस तरह से जनता का जो आशीर्वाद, जो मैंडेट हमें मिला है और जो उन्होंने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, उस सारे विश्वास में हम खरे उतरेंगे। और मैं फिर से पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये गरीब कल्याणकारी सरकार है और ये सर्वसमावेशी सरकार है। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास के माध्यम से सरकार चली है और आगे भी उसी तरह चलेगी। और पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सड़कों का जाल हमने बिछाया, जिस तरह से हमने वहाँ विकास कार्य किए, वो सारे विकास कार्य निरंतर जारी रहे। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मेरे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सचिव अरुण राजभर भी जुड़े हुए हैं। अरुण राजभर, आपने सुना के सिंह को यहाँ पर, के शर्मा को माफ कीजिएगा, और जिस तरह से पहले भी बीजेपी लगातार यही चुनावों में कहती आई कि हमने काम किया है, हमारा काम बोलता है, नतीजे भी कहीं ना कहीं वही दिखा रहे थे। इस बार भी पूरी लिस्ट तैयार है बीजेपी की 2.0 सरकार 2.0 में किस तरीके से वो काम करेंगे। विपक्ष ना तो चुनावों से पहले कुछ कर पाया, लेकिन अब आगे क्या करेगा? देखिए, विपक्ष ने बहुत बढ़िया काम किया। विपक्ष ने बहुत अच्छा लड़ाई लड़ी। जनता ने बहुत हम लोगों का स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। पूर्व के रिकॉर्डों के हिसाब से देखिएगा कि 2017 में क्या रिकॉर्ड रहा है और 2022 में हमारा क्या रिकॉर्ड रहा है। हाँ, हमारे अंदर कुछ कमियां रही, जिन कमियों को दूर करने के लिए अब हम आगे प्रयास करेंगे
और संगठन में जो कमी रह गई थी उस संगठन की मजबूती को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे मुद्दे जो जनता के हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो अब वादा किया है और जो 2017 में वादा किया, इन दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से हम जनता को जो इनके काम नहीं होंगे उसको बताएंगे और विपक्ष में लड़ेंगे मजबूती से। लेकिन जो मुद्दे जनता के हैं आज भी वो मुद्दे जिंदा हैं। देखिए, महंगाई एक मुद्दा आज जिंदा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा जिंदा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा जिंदा है। ये मुद्दे हल करने के लिए 5 साल जनता ने समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी को, हम उनको बधाई देंगे और तमाम जो उत्तर प्रदेश में विधायक जीत करके आए सभी को बधाई देंगे कि अब जनता ने आपको दे दिया है, सत्ता सौंप किया है। आप इन मुद्दों को दूर करने के लिए जनता ने आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है, वादा भी हुआ है कि हम आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे। अब वो उन पर काम शुरू करेंगे, जैसे अब पक हो जाएगा, सारी चीजें आगे बढ़ने लगेंगी तो उस पर काम करेंगे। लेकिन जनता हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़ी थी, हम देख भी रहे थे, समर्थन भी मिल रहा था। इतना समर्थन हमें कभी नहीं मिला। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में बहुत प्रदर्शन अच्छा की है। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया, आजमगढ़ में साफ कर दिया, बलिया में पूरी तरीके से लड़ाई एकदम 5 सीटों पर मजबूती से हुई, 2 सीटों पर हम कमजोरी से लड़े और जो बनारस में हम मजबूती से लड़ाई लड़े। हम देखिए पूर्वांचल क्षेत्रों में बहुत अच्छा लड़ाई लड़े और 125 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला। तो हम पश्चिम में जो कुछ सीटें हमको नहीं मिली, बुंदेलखंड में सीट नहीं मिली, ठीक है, भरोसा जो हमारे हाथ के अंदर जनता। आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि भरोसा बन रहा था लेकिन कहीं ना कहीं वो रह गया। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी और के शर्मा जी मैं आपका भी रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता देते हैं। पंकज सिंह यूपी में मंत्री बनाए जा सकते हैं। नोएडा से विधायक है पंकज सिंह और सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। योगी सरकार 2.0 में मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह और इस बार भी उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, पंकज सिंह को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है योगी सरकार 2.0 में? बिल्कुल, देखिए संभावना तो बहुत, क्योंकि रिकॉर्ड मतों से जीते हैं वो, नोएडा से वो और सुशील शर्मा यहाँ से गाजियाबाद से जीते हैं। उसके अलावा पंकज सिंह को पिछले भी मंत्रिमंडल में सिर्फ इसलिए जगह नहीं मिल पाई क्योंकि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे थे। तो पिता पुत्र दोनों को नहीं मिलेगा, इस फॉर्मूले में उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं। लेकिन कोई जो है अगर नेता अपने, उसके पिता भी राजनीति में है, वो भी है और वो परफॉर्म करता है लगातार और जनता का विश्वास करता है, तो पार्टी को इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे लगता है इस बार की जीत के बाद पार्टी के लिए उनको इग्नोर करना बड़ा कठिन। ठीक है, के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के शर्मा जी, इसका मतलब ये हुआ पंकज सिंह का कद बढ़ाया जाएगा। हम अभी देखेंगे जब वो ऐलान होगा और जब मंत्रिमंडल का गठन होगा। और क्या इसे ऐसे भी समझे कि इस बार मंत्रिमंडल का स्वरूप कुछ अलग और कुछ बदला हुआ नजर आएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए सिंह जी, किसे मंत्री बनाना या नहीं बनाना, ये सारा निर्णय जो है मुख्यमंत्री सीएम यानी उनका अधिकार होता है। इको ठीक नहीं हो रहा सिंह जी, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो जी। मैं कहूंगी अपनी टेक्निकल टीम से कि वो समस्या दुरुस्त हो सके जल्द से जल्द। जी देखिए, मंत्री परिषद में किसको बनाना किसको नहीं बनाना ये मुख्यमंत्री का सर्वाधिकार होता है। इसके विषय में कोई कयास लगाना, कोई बात करना उचित नहीं होगा आज की डेट पे। तो मैं कुछ कहूँगा, निश्चित तौर से नया मंत्रिमंडल तो बनेगा ही रही। लेकिन अभी मैं वरुण राजभर जी को सुन रहा था, ठीक रिजल्ट आने के एक दिन पहले इनसे मेरी आपके चैनल पर ही बहस थी और मैं उस दिन देख रहा है कितनी हवाई उड़ान उड़ रहे थे, अनलिमिटेड उड़ रहे थे। मतलब आज भी वही बात कर रहे हैं और उस दिन भी मैंने इनसे कहा था कि शिवपुर विधानसभा आपके वो हार जाएंगे। ये मुझे बड़ी ऊंची चुनौती दे रहे थे। खैर पुरानी बातें हो गई, परिणाम आ गए। तो मैं इनको, लेकिन मैं इतना इनको जरूर कहूँगा कि धरातल में रह के बात करना चाहिए। धरातल, बुनियादी मुद्दों को समझिए, धरातल में अपने आप को रखिए,
सर आप केके सर जाकर मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहती हूँ क्योंकि लगातार एक बड़ी खबर और आ रही है। दया शंकर सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी के बलिया से पहली बार जीते हैं दया शंकर सिंह और उनका भी कद यहां पर बढ़ाए जाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है योगी सरकार 2.0 में कौन शामिल होने जा रहा है, इससे जुड़ी जानकारी जिस तरह से सामने आ रही है बीपी न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। फिलहाल पंकज सिंह और साथ ही दया शंकर सिंह बलिया से पहली बार जीते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। प्रदीप सिंह जी आपसे रिएक्शन चाहूंगी इस खबर पर। देखिए, ये पहले से भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ है। पिछले चुनाव में अगर आपको याद हो, इनकी अचानक भारतीय जनता पार्टी में आई और उनको टिकट टूट गया लखनऊ के सरोजिनी नगर से और वो मंत्री बन गई। तो ये उस दौड़ से पिछड़ गए थे। इस बार पार्टी ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया और इनको बलिया से टिकट दिया। बहुत से लोगों को कहना था कि जीत नहीं पाए, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीत कर आए हैं। तो किस तरह से संगठन ने उनकी उम्मीदवारी, उनको टिकट देने का फैसला किया, उससे एक संकेत है कि उनके लिए संगठन के लोगों के की योजना में कहीं ना कहीं बड़े पद की है वो योजना है। जी केके शर्मा कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। केके शर्मा जी। जी जी बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि देखिए आज भी जो है विपक्ष वहाँ का वो कितने अहंकार में भरा हुआ है। अभी अभी आपने शुरुआत में ओम प्रकाश राजभर जी का आपने बयान सुनवा, क्या बोल रहे हैं कि जनता समझने में फेल हो गई। अरे आप जनता की समझ पर प्रश्न उठा रहे हैं, आप मतदाता को इतना निम्न छोटा समझते हैं। यही कारण है आपका अहंकार, आपका भ्रष्टाचार, आपका घमंड और जिस ढंग से आप जनता के साथ व्यवहार चलिए वो तो अब सामने है ना। आज भी आपकी भाषा वही है, इसलिए मैं आपको कह नहीं, मैं आगे के लिए भी बोल रहा हूं मैं, इसीलिए सिंह जी, क्योंकि यही व्यवहार लेके ये गत 5 वर्ष तक विपक्ष रहा वहां पर और 5 वर्षों तक वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया क्योंकि वो अहंकार में इतना डूबा रहा और इतनी उसकी वो इतना छोटा समझता है। इसीलिए जनता ने आज उसको जवाब दिया। आगे भी यदि यही व्यवहार रहा तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा इनको सुधार वो भी करना चाहिए और दूसरा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। अरुण सिंह से मैं जवाब और उस भूमिका को भी निभाना चाहिए क्योंकि हमें एक अच्छे विपक्ष की हमको आवश्यकता है। ठीक है अरुण राजभर, विपक्ष पर ये आरोप लगता रहा है बार बार कि एक विपक्ष की जो भूमिका होती है वो नहीं निभाई गई और आज यहाँ पर केके शर्मा भी आपको यही नसीहत दे रहे हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर आप लोगों को देखना चाहते हैं। वो देखिए, अगर हम विपक्ष की भूमिका मजबूती से नहीं निभाए होते तो 59 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हमने हराया और जो बढ़त 2017 में थी उस बढ़त को हमने कम किया और वोट परसेंटेज हम 36% तक बढ़ाए। 29% वोट हम पिछली बार पाए थे और इस बार हम 36.1% वोट पाए। हमारे हारने का मार्जिन आप देखिए 35-34 ऐसी सीटें हैं जिन पे हम 200 से 100 150 से लेकर के हम 5000 के बीच के हैं। अब आप जानिए कि इस मार्जिन से हम चुनाव हारे हैं तो जनता ने समर्थन दिया है, कहीं ना कहीं चूक हो गई है। आप हमको ज्ञान ना दीजिए, हम जनता का सम्मान करते हैं। जनता ने मुझे विपक्ष में बैठने का मौका दिया और आपसे लड़ने का मौका दिया कि आप हमारे बिजली के मुद्दे पर, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के मुद्दे पर और पिछड़े दलित के साथ हो रहे जुल्म जाति के अन्याय अत्याचार के मुद्दे पर आपको मुखरता से लड़नी है और हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और 2024 के लिए हम अभी से तैयारी बना रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो पूर्वांचल में हम बहुत मजबूत हुए। पिछली बार 4 सीटें जीते थे, इस बार हम 6 सीटें जीते। हमारी में कोई कमजोरी नहीं आई है। हारने का भी अंतराल हमारा जो अन्य सीटें हैं वो कम अंतर से हारे हैं। तो विपक्ष ने बहुत मजबूती से लड़ा, जनता ने बहुत मजबूती से समर्थन दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच जो फैलाए गए थे उसको हम दूर नहीं कर पाए। जनता में वो निगेटिव प्रचार करते रह गए। हमारे तंत्र उसको पॉजिटिव नहीं कर पाए। हम उसको आगे मजबूत करेंगे, पॉजिटिव बनाने का तैयारी करेंगे, जनता से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे और लड़ेंगे मजबूती से। अभी सदन चलेगा, सदन में लड़ाई होगी, सड़क पर संघर्ष करना हो संघर्ष करेंगे, कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे मजबूती से।
ठीक है, आप रहिए अरुण राजभर, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, असीम अरुण भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। असीम अरुण मंत्री बनाए जा सकते हैं, सूत्रों से ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, अभी जिस तरीके से सूत्रों से छन कर जानकारी आ रही है, अब मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। असीम अरुण के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। कन्नौज से पहली बार विधायक बने हैं, विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और पहली बार विधायक चुनकर वो आए हैं, तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है। प्रदीप सिंह जी, लगातार जो नाम अब सामने आ रहे हैं, पंकज सिंह हो, असीम अरुण हो और दयाशंकर सिंह, मतलब ये एक नई लिस्ट तैयार हो रही है। सूत्र ये बता रहे हैं जो मंत्रिमंडल में इस बार होंगे, नया मंत्रिमंडल देखेंगे हम यूपी में इस बार। नहीं, जो 3 नाम अभी आपने बताए, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा उम्मीद किसकी है, तो मैं कहूंगा असीम अरुण की। जी। वो जाटो समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य जो है, जो मायावती का कोर वोट है जाटो समाज, उसमें अपनी पैठ बनाने का। इसलिए असीम अरुण और बेबी रानी मौर्य, इन दोनों को इसीलिए चुनाव में उतारा गया था। और इस लिहाज से मुझे लगता है इन दोनों के जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना है। बाकी तो कौन बनेगा नहीं बनेगा, मैं आपसे कोई जानता नहीं है, लेकिन जो सामाजिक समीकरण की दृष्टि से देखें तो इन दोनों का मुझे लगता है शामिल होना काफी उसकी संभावना आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा समीकरण में ये नाम सेट बैठ रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं, इसीलिए नामों पर चर्चा भी हो रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, के शर्मा जी, अरुण राजभर और साथ ही प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार एबीपी न्यूज आपको हर जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो सकता है, कौन कौन उनमें शामिल हो सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो इस समय एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम योगी कल सुबह दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सुबह 9 बजे योगी के दिल्ली पहुंचने की खबर है। साथ ही 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 11:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली में होंगे और उनके कार्यक्रम से जुड़ी ये जानकारी आपको बता दें। कल सुबह 9 बजे दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे योगी और इसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है सुबह 11:30 बजे का। तो जीत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आ रहे हैं। कई कार्यक्रम, कई मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात। कल सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद पहले राजनाथ सिंह के साथ उनके मुलाकात का कार्यक्रम है और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने का कार्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आ रहे हैं। कल उनका दिल्ली का दौरा, कल सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात भी कल होनी है। इससे जुड़ी जानकारी भी आपको आगे देंगे। और देखिए, योगी सरकार 2.0 में अब मंत्रियों के नाम की भी चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पंकज सिंह, दयाशंकर सिंह और असीम अरुण का नाम मंत्री पद के लिए चर्चा में है। ये वो नए चेहरे हैं जिन्हें योगी सरकार की दूसरी पारी में जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें नोएडा से पंकज सिंह है, कन्नौज से असीम अरुण और साथ ही बताया जा रहा है कि दयाशंकर सिंह जो कि बलिया से चुनाव जीते हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये 3 नाम फिलहाल चर्चा में है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि योगी सरकार 2.0 में ये 3 नाम वो हो सकते हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल में इस बार कौन कौन होगा, कौन हो सकता है, किसका कद बढ़ाया जा सकता है, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये फिलहाल तो सवाल, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंकज सिंह, दयाशंकर सिंह और असीम अरुण का नाम मंत्री पद के लिए चर्चा में चल रहा है। देखिए, यूपी की जनता को चुनाव में योगी सरकार से रिटर्न गिफ्ट मिलने का इंतजार है। बीजेपी की जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। कहा यह जा रहा है कि साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का जो वादा किया था वो रंग लाया है। इस मुद्दे पर क्या सोचती हैं महिलाएं, देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय दुबे की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावों में तमाम मुद्दे हावी रहे हैं। अब जबकि महंगाई और तमाम मुद्दों के बीच में सरकार बन गई है भाजपा की, तो जो महंगाई के बीच में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले थे, उनके दाम चुनौती बने हुए हैं। ये जो मुफ्त के सिलेंडर थे, उन्होंने बीजेपी को फायदा भी पहुंचाया था, बड़े पैमाने पर लोगों को इससे राहत भी मिली थी। ये सिलेंडर और इनका आज का दाम लोगों को मुश्किलें देते हैं। और अब जबकि सरकार ने कहा है कि त्यौहार होली और दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, अभी की स्थिति क्या है? गाँवों में कुछ जगह पर सिलेंडर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें मिला था योजना के तहत, और ज़्यादातर जगहों पर यह भी
स्थिति है कि चूल्हे पे फिर से वापस लौट गए हैं। हम लखनऊ के ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं, सुनहरा गांव है ये। अम्मा ये बताइए, ये वाला सिलेंडर कैसे मिला था आपको? हमका यहाँ तो पहले जब मिला रहा तो गैस की भाड़ा मिला रहा, बाद में 2 साल से हम भरा रहे हैं गैस, और महंगी आ रही है गैस। 1000 की गैस दे रहे हैं, चौका बासन करते हैं, न कहीं तो भूखन मरी, न खेती न पाती, कुछ मेरे पास नहीं है, वो कमा खा रहे हैं, न काम कहीं तो भूखन मरी। पता चलिए आपको त्योहार पे सिलेंडर मुफ्त देने की बात करें, आपको लगता है सरकार तो चला है, क्या बोला है सरकार ने, क्या पता चला है? पता तो चला है कि फ्री सिलेंडर मिली है, तो अब हम भरा ही लेन है, तो अब सिलेंडर अब कहाँ मिली हमका फ्री। बताइए, आप पीछे से कह रही हैं कुछ, ये सिलेंडर अब जब इतना महंगा हो गया है तो उसको लेके क्या दिक्कत कैसे आता है? महंगा हो गया सिलेंडर, बताइए। सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, मतलब घर में आदमी लोग का काम धंधा लगता नहीं है, तो बताओ कैसे मतलब बच्चे पाले, कैसे खाना बनाए, कैसे सिलेंडर भराएं। जब ये सिलेंडर योजना में मुफ्त में मिला था तो उस समय क्या फायदे हुए थे आप लोगों को, क्या क्या अच्छा हुआ? कि भी मतलब जो घर के भी सिलेंडर भरे जाए तो इतना ज़्यादा महंगे हैं, तो कैसे मतलब हम लोग भराएं, गरीब में नहीं। अच्छा, मुफ्त के 2 सिलेंडर की बात हुई है, त्योहारों पे मिलेगा, उस बारे में सूचना है आपको? बहुत ज़्यादातर तो मतलब फ्री ही किया जाए, और अगर फ्री ना हो पा रहा तो कुछ बहुत पैसे से मतलब मिले, वरना तो फ्री मिले। आपको बताइए, कम दाम होंगे सिलेंडर के, या फिर जो त्योहार पे मुफ्त मिलने की बात हो रही है, तो उससे ये चूल्हे में मुझे आग दिख रही है, ये खत्म होगा? आपको लगता है फिर से सिलेंडर पे जाएंगे वापस? ये हमें नहीं लगता खत्म होगा, ये सिलेंडर पे जाएंगे, चूल्हे ही जलेगा हमेशा लगता है। ऐसा ये सरकार तो बस आती है, बस ऐसे बोल देते, जहाँ वो जीत जाते बस वोट लेके बैठ जाते हैं। ये ग्रामीण आंचल लखनऊ के नज़दीक में, और जो सिलेंडर बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है ग्रामीण इलाकों में। जिस तरीके से उज्ज्वला का सिलेंडर मिला, लोगों को बहुत फायदे मिले, लेकिन अब जबकि दाम इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, कई जगह पर लोगों ने घर में केवल सिलेंडर को रखा हुआ है और चूल्हे पर ही खाना बना रहे हैं। त्योहारों में मुफ्त सिलेंडर को लेकर गाँवों में चर्चा जोरों की है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, लखनऊ। देखिए, दिल्ली का रास्ता भले ही लखनऊ से होकर गुजरता हो, लेकिन इस सफर को तय करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत है। यूपी में राशन के बाद क्या है पानी वाला प्लान, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। राशन से यूपी में शासन, बूंद बूंद से भरेगा 2024 का सियासी घड़ा। यूपी समेत 5 राज्यों में बीजेपी की जीत में राशन को बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए हर कार्ड धारक को अनाज, तेल और नमक जैसी जरूरत की चीजें गरीबों को मुफ्त में मिली, और बीजेपी ने चुनाव में इस योजना को जमकर प्रचारित भी किया। जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कार्यक्रम किए गए, आज उसी का परिणाम है कि फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो दी गई, लेकिन गरीब को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उन्हें फ्री में राशन की सुविधा भी महीने में 2 बार दी जा रही है। और इस योजना का जमीन पर असर भी ऐसा हुआ कि जनता ने वोट के जरिए नमक का कर्ज भी उतारा, और उसी का परिणाम है कि यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर लौटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। यूपी का किला फतेह करने के बाद अब बीजेपी की नजर 2024 पर है, और इस चुनौती को पार करने के लिए बीजेपी की पोटली में एक ऐसी योजना है जो हर घर तक पहुंच बना सकती है। वो है केंद्र की हर घर नल से जल योजना। 2019 में केंद्र सरकार ने हर घर नल से जल योजना शुरू की थी। ग्रामीण भारत में 19 करोड़ 31 लाख 99,823 घर हैं। 2019 तक 3 करोड़ 23 लाख 62,838 घरों में नलों से पानी था। अब ये आंकड़ा 9 करोड़ 17 लाख 60,987 घरों तक पहुंच गया, यानी अभी भी आधे से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचना बाकी है। केंद्र सरकार का इस योजना को 2024 तक अंजाम पहुंचाने का लक्ष्य है, जो करोड़ों लोगों को सीधे प्रभावित करती है। अगर केंद्र सरकार की ये योजना सफल होती है तो वोट कैश होने की संभावना भी है। क्या राशन के बाद 2024 में पानी वाली योजना बीजेपी की सियासी प्यास बुझाएगी? और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के सहयोगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि मंत्री बनाने का फैसला बीजेपी लेगी। संजय निषाद जो कह रहे हैं कि यूपी में मंत्री बनाने का जो फैसला है वो बीजेपी लेगी, मंत्री डिप्टी सीएम का फैसला बीजेपी करेगी। संजय निषाद की तरफ से यह बयान दिया गया है जब उनसे मंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया। निषाद पार्टी के संजय निषाद हमारे संग मौजूद है। साहब, विजय मिली है इतनी बड़ी, क्या कहिएगा विजय को लेकर? ये जीत
इस देश की जनता की जीत है और शासन व्यवस्था की जीत है और मोदी जी की नीति और अमित शाह जी का प्रबंधन और माननीय योगी आदित्यनाथ शासन उसको जमीन पर लाने। बड़े नेताओं का जिक्र कर रहे हैं सर, ये बताइए इतने विधायक जीते, मंत्री के लिए क्या तैयारी है? उप मुख्यमंत्री की भी चर्चा है। आप हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हो, बड़े भाई हैं। जिस तरीके से राम को निषाद राज ने सेना दी, मैंने उनको सेना दी है। निश्चित रूप से वो गले लगाए हैं, लायक समझे हैं, पार्टी को लाए हैं, तो जो लायक हो, जिस लायक होंगे वो हमें देंगे। मुस्कुरा रहे सर, आप ये बात कहते हैं। मुझे ये बताइए आरक्षण को लेकर जो जिम्मेदारी देंगे उसे हम निर्वहन करेंगे। आरक्षण को लेकर पूरा विवाद हुआ था, आरक्षण पूरा मिल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, अब बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बताइए आखिरी बात सर, बैल सांड का बड़ा मुद्दा था आपके इलाके में, आपने भी मंच में कई बार बोला, उसको लेके क्या कीजिए? निश्चित रूप से जो पशुओं को रख रखाव की व्यवस्था की है उसे सुदृढ़ किया जाएगा और उसे आगे। त्योहारों का मुफ्त सिलेंडर आपके समाज में बड़ी चर्चा है। निश्चित रूप से मुफ्त सिलेंडर भी मिलेगा, त्योहार मनाया जाएगा और तुष्टीकरण खत्म हो जाएगी और ट्रेडिशनल वोट बैंक नहीं, सभी जाति सभी धर्म को जिस तरीके से मोदी जी योगी जी देख रहे हैं वैसे सबको सम्मान में मिलेगा। मीडिया से बात कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। राजेश पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, लखनऊ। तो संजय निषाद को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, इसका फैसला बीजेपी को करना है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर में वो खेल महोत्सव का उद्घाटन भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अहमदाबाद में खेल महोत्सव हो रहा है जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दूसरा दिन है उनके दौरे का और प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है उनके दौरे का और एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम खेल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, EPF में ब्याज दर में कटौती जो हुई है उस पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। EPFO ब्याज दरों में कटौती पर कांग्रेस हमलावर है सरकार पर और कांग्रेस ने इसे कहा है कि ये जनता को बीजेपी का रिटर्न गिफ्ट है। तो कांग्रेस की तरफ से ये तंज सरकार पर हमलावर। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीत का रिटर्न गिफ्ट सरकार ने जनता को दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरह से EPF में ब्याज दर में कटौती की गई है उस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए सरकार पर हमला बोला कि ये जनता को सरकार का रिटर्न गिफ्ट है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।